कल हम लोग यही डिस्कस करे थे ना, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो कल क्या क्या बताए थे, क्योंकि चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर है तो मैटर का 3 स्टेट है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से या तो हम लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, या तो लिक्विड से हम लोग क्या होंगे, सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक। लिक्विड है तो लिक्विड या तो गैस में चेंज हो जाएगा, या फिर गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। गैस है तो वो क्या हो सकता है, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकता है, या फिर सॉलिड है वो क्या हो सकता है, डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो सकता है। यही ना, यही 3 हम लोग देखे थे। अब देखो यहाँ पर अगर 3 देखा जाए तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 6। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, यही ना। इन सब का अगर नाम देखा जाए तो अगर सॉलिड से लिक्विड में होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कहेंगे, है ना। मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कहेंगे। और अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो फ्रीजिंग कहलाएगा, ठीक। लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज होगा तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। अगर लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन, है ना, वेपोराइजेशन। और अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा कंडेंसेशन। और अगर गैस है, गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो गैस से सॉलिड में चेंज होने को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और सॉलिड से क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है तो भी सब्लिमेशन कहलाएगा, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। ये टोटल 6 जो है समराइज कर दिए ताकि तुम्हारे माइंड में रहे, एकदम डायरेक्टली याद रहना, दिमाग में रहना चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन से लिक्विड कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस डेपोजिशन। यही टोटल ये दीज आर द 6 प्रोसेस। ये 6 प्रोसेस के नाम हैं जो वो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि स्टेट ऑफ मैटर में जब चेंजेस आते हैं तो उनका नाम, क्लियर। मतलब स्टेट ऑफ मैटर में जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं, क्लियर है। इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखें बुक, कल का जो डिस्कशन था वो इसी के ऊपर था कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो जो मेल्टिंग है वो मेल्टिंग क्यों होता है, अगर मेल्टिंग है तो मेल्टिंग क्यों होता है, और अगर फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग क्यों होता है। मतलब कि ऐसा कि सॉलिड लिक्विड में चेंज क्यों करता है, इसके बारे में ही कल डिस्कस किए थे ना हम लोग। कल के क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था कि लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है वो क्यों होता है, या फिर लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। इसके पीछे का हम लोगों ने रीज़न देखा था, और रीज़न सिर्फ क्या था कि रीज़न बस इतना था कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जबकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। और हीट जो होता है वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी पैदा करता है। और काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी बनता है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, ब्रेक करता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, वो जो मैटर है वो अपने स्टेट में चेंजेस लेकर आएगा। और इसी टाइप के हीट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के बारे में कल यही तो बताए थे कि लैटेंट हीट जो होता है वो क्या होता है, एक हीट होता है, हाँ, छुपा हुआ हीट होता है। एक ऐसा हीट होता है जो कि क्या करता है, इट विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, इट विल नॉट राइज द टेम्परेचर ऑफ द मैटर, बट इट कैन हेल्प टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। यही बताए थे। लैटेंट हीट जो होता है वो क्या करता है, किसी भी मैटर के स्टेट में चेंजेस लाता है, ना कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। कल का यहीं तक क्लास का डिस्कशन था, पूरा क्लियर होगा। लेटेंट हीट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहेंगे, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, यानी मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब लिक्विड गैस में चेंज होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा।
यानी कहने का मतलब लिक्विड से जब गैस में चेंज होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर व्हाइल द मैटर इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम लिक्विड टू द गैस। क्लियर? यहां तक का कल का डिस्कशन था। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो आज का जो टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, के प्रेशर में चेंज लाने पर ये सारा ये जो हम देख रहे थे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, ये किसके रिगार्डिंग था? टेम्परेचर के रिगार्डिंग था। कल जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो किसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था? टेम्परेचर के रिगार्डिंग डिस्कस किए थे हम लोग। ये पूरा का पूरा टेम्परेचर पर बेसिस था। आज का जो डिस्कशन होगा वो किसके ऊपर होगा? प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर होगा? प्रेशर के ऊपर। कल हम बोल रहे थे कि प्रेशर जो है वो बहुत हम लोगों को बहुत कम अमाउंट में ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रेशर के बारे में पढ़ना नहीं है। हो गया ना? रेस कर दें। तो आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर में चेंजेस लेकर आते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंज आता है, यही देखना है कि प्रेशर का क्या चेंजेस है। मतलब प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मैटर के स्टेट में क्या चेंज आएगा। देखो एक एक्सपेरिमेंट है, या फिर एक सिंपल सा हम एक एक्सपेरिमेंट देखें। इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, उसके नीडल को देखियो, ठीक? नीडल का जो पिछला वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। थोड़ा सा बड़ा साइज में ड्रॉ करते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। कुछ इसी तरीके का होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हैं? पिस्टन। इसको पीछे करते हैं, अंदर एयर आता है ना? और या फिर अगर इसको लिक्विड में डाल के रखें तो अंदर लिक्विड आ जाएगा, और इसको जब ढकेलते हैं तो बाहर से अंदर से लिक्विड क्या होता है? बाहर की तरफ चला जाता है। इतना होता है ना? इंजेक्शन में यही हो रहा है ना? इसको पीछे खींचेंगे तो लिक्विड अंदर आएगा, ढकेलेंगे इधर से, प्रेशर डालेंगे। जब पीछे से ढकेल रहे हैं तो क्या होता है? प्रेशर ही डाल देते हैं। प्रेशर को अगर समझना है तो प्रेशर तुम लोगों को आगे फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, जहां पर तुम्हारे पास जो टॉपिक दिया गया है फोर्स एंड प्रेशर, वहां पर तुमको प्रेशर और थ्रस्ट भी पढ़ना है। अगर प्रेशर नहीं समझ में आता है तो प्रेशर को बस इतना समझें कि प्रेशर इज व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। एकदम सिंपल डिफिनेशन। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। एक सेकंड, क्या क्या पीछे वाला खोल दें? खोलो पीछे का विंडो, देखो। चलो देखो क्या बोल रहे थे? फोर्स पर यूनिट जो हो रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। यानी ऐसे समझें प्रेशर को कि जैसे ही हम कहेंगे कि किसी यूनिट एरिया पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या मैंने कहा? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया, मतलब ऐसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर? ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जब एक यूनिट एरिया पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस पेन से हम बोर्ड पर लिख रहे, तो इस पेन से अगर हम फोर्स ना लगाएं तो लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस पेन का जो निब है ना, ये जो मार्कर है, इसका जो निब है वो क्या कर रहा है? इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो निब, चूंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? इसके टिप से इस पर्टिकुलर एरिया पर क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से लिखा रहा है।
सिंपल सा एकदम तरीका है। प्रेशर को समझने का सिंपल सा तरीका है कि अगर हम इसके टिप से इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये लिखा रहा है, यानी प्रेशर अगर दे रहे हैं तो ही लिखा रहा है। सेम यहां पर अगर इस यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर चूंकि अपने फिंगर से क्या कर रहे होते हैं, फिंगर से फोर्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं ना। अगर पिस्टन है तो पिस्टन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो फोर्स क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है, और जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया पर, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। प्रेशर का डेफिनेशन क्लियर, कोई डाउट नहीं प्रेशर को लेकर, क्लास 8 में से पढ़े होंगे प्रेशर को लेकर। तो प्रेशर जो है वो क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया है। वापस से आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यहां पर निडल है, निडल में क्या है, निडल के जो बैक साइड होता है उसको क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। अब इसको हम क्या करें, हम इसमें एयर लें, ठीक है, मतलब इसमें लिक्विड नहीं डालें, इसको बस ऐसे ही खींच ले, तो इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या होगा इसके अंदर, वैक्यूम तो होगा नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट में ले तो कहीं ना कहीं एयर ही आएगा। और उसके बाद इसके टिप को हम क्या करें, बिल्कुल एयर टाइट कर दें। क्या कर दें, एयर टाइट कर दें। अब अगर इसको हम एयर टाइट कर देंगे तो क्या होगा कि अगर इसको वापस से अगर अंदर की तरफ खींचेंगे तो खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा। अगर बाहर की तरफ ढकेलेंगे तो ढकलाएगा, नहीं ढकलाएगा। एग्जैक्ट ऐसे ही। लेकिन हम देखते हैं क्या कि अगर जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये थोड़ा सा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ घसकेगा, बस बहुत स्लाइट जो होगा वो पिस्टन जो होगा वो घसकेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर इसी चीज को अगर सेम कंडीशन में अगर हम क्या करेंगे, अभी एयर की जगह लिक्विड ले लें, क्लियर, एयर की जगह क्या करें, लिक्विड ले लें, और वापस से सेम प्रोसेस करें। क्या बोल रहे, अगर हम एयर की जगह क्या लें, लिक्विड लें, और सेम प्रोसेस को करें, तो देखेंगे क्या कि जो चेंज है वो अगर यहां पर इतना है तो वहां पर चेंजेस और कम दिखेगा और मिनिमम दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या, हाँ एग्जैक्ट, जो पार्टिकल्स है यानी लिक्विड जो है, लिक्विड ऐसा है कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो गैस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या ज्यादा क्लोज है। अगर लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स में डिफरेंस क्या है कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, गैसेस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब चूंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो यहां पर हम क्या करें, प्रेशर लगाकर, क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगाकर पार्टिकल्स को थोड़ा ज्यादा नजदीक कर पा रहे लिक्विड के कंपैरिजन में। चूंकि लिक्विड में जो है पार्टिकल्स दूर दूर होता है, गैसेस में पार्टिकल्स और ज्यादा दूर होते हैं, ठीक। तो लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स चूंकि ज्यादा दूर नहीं होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं दोनों में पार्टिकल्स। अगर गैसेस में देखा जाए तो इसमें ज्यादा फ्री मूव है, पूरा फ्रीली मूव है, पार्टिकल्स जैसे तैसे मूव कर रहा है, एकदम बिल्कुल रैंडम। लिक्विड में भी वैसे ही रैंडम मूव कर रहा है। लेकिन लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स को देखें तो जो फ्रीनेस है लिक्विड के केस में और गैस को कंपेयर करेंगे लिक्विड के साथ तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ये दिखाई देगा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट मच फ्री एज कंपेयर टू द गैसेस। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो गैस के कंपैरिजन में वो ज्यादा फ्री नहीं होंगे। अगर इसी को अगर हम सॉलिड ले लें तो सॉलिड के केस में हम और क्या पाएंगे कि सॉलिड के केस में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सॉलिड अगर इसके अंदर हम क्या करें, ईटा पत्थर भर दें, ठीक, और उसके बाद बोलें कि इसको ढकेलो तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं तो हम थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको लेकर। बड़ा एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि हम क्या करें कि एक कंटेनर ले, इस कंटेनर, ये कंटेनर एयर टाइट हो जस्ट लाइक ऐसे ही, और इसके ऊपर हम कुछ स्लिट वगैरह रख दे, पत्थर वगैरह रख दे, और इस पत्थर को क्या करें कि नीचे ढकेले, ठीक, और यहां पर कुछ इस तरीके से गैपिंग हो कि एयर इसके अंदर आ जाए, और उसके बाद इसको हम पैक कर दें बिल्कुल, और इसके बाद स्लिट को हम ढकेलें तो देखेंगे स्लिट थोड़ा सा नीचे जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद फर्दर प्रेशर लगाएंगे तो वो ऊपर हम मेरे ही ऊपर प्रेशर लगाएगा। क्लियर है। तो इन द सेंस अगर यहां पर लिक्विड रखेंगे तो लिक्विड के केस में भी दिखेगा कि थोड़ा सा स्लिट नीचे जाएगा, उसके बाद फिर वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही स्लिट के नीचे बहुत सारा पत्थर रख दें और उसके बाद घसकाने की कोशिश करें तो क्या घसकेगा, नहीं घसकेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, गैसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस चीज को
यू कैन से कि गैसेस के ऊपर जब प्रेशर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहा है कि जो पिस्टन है वो दब रहा है, लेकिन वही अगर लिक्विड से कंपेयर करेंगे गैसेस को तो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब पिस्टन बहुत ना के बराबर दबेगा और सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं दबेगा। कुछ समझ में आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आ रहा है कि जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पर गैसेस में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। गैसेस के पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा कंप्रेस कर रहे हैं और सॉलिड में कुछ भी कंप्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अरे बस कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि दबना, पार्टिकल्स आपस में नजदीक आ रहे हैं। इसका एग्जांपल एलपीजी गैस, जो वापस से अभी जो कल एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था कि एलपीजी गैस के केस में क्या होता है, एलपीजी गैस के केस में ये होता है कि जो गैस है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में डाल दिया जाता है सिलेंडर के अंदर। गैसेस को क्या किया जा रहा है, कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में फिल किया जा रहा है, और जब हम गैस के नोजल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, गैसेस बाहर निकलता है, वो लिक्विड जो है वो एस्केप होता है किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। क्लियर है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ इफेक्ट्स, प्रेशर का इफेक्ट। अब आते हैं, कहता है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। इन अदर वर्ड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर or decreasing the pressure. For example, gases can be changed into liquids by changing the pressure accompanied by lowering of temperature, and also solids like solids carbon dioxide can change into gases on decreasing the pressure. Let us discuss in a little more detail. कहता है दो एग्जांपल यहां पर दिया गया है गैसेस को लेकर और सॉलिड को लेकर। सॉलिड इन द सेंस कल एक एग्जांपल दिए थे ड्राई आइस वाला। ड्राई आइस के बारे में मैंने क्या बताया था, ड्राई आइस जो है वो क्या है, कैसा कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इरेज कर देते हैं इसको। ड्राई आइस जो है वो क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों केसेस को अगर उठाया जाए तो दोनों केसेस में हम क्या देखेंगे, अगर हम क्या लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या हो रहा है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या चीज में चेंज हो जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या चीज में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। जबकि अगर मेरे पास क्या दिख रहा है, एलपीजी गैस लें या फिर कोई भी गैस लें जो सिलेंडर में भरा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, हम हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो रहा है कि, और हाई प्रेशर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो कर। ठीक है, यहां पर ये कंडीशन रखा गया, लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर लो कर दें और प्रेशर को हाई कर दें तो जो गैस है वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाइड हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया टॉपिक कितना तो क्लियर है टॉपिक की। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोनों तरीके से हम इस मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ाकर या तो प्रेशर को घटाकर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो एलपीजी है, ये गैस जो है, प्रेशर बढ़ाने पर वो क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। और वहीं अगर टेम्परेचर को प्रेशर को कम कर रहे हैं, दैट मींस के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो प्रेशर को रिड्यूस करने पर वो क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है। क्लियर, दोनों कंडीशन क्लियर है। प्रेशर बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है, प्रेशर घटाने पर भी स्टेट ऑफ मैटर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो तुम्हारा जो टॉपिक था गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, ये तुम्हारा कंडीशन जो था वो पिस्टन वाला मैंने बता दिया कि पिस्टन के केस में ऐसा ही होता है। उसके बाद एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। कहता है अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। अमोनिया गैस जो है उसको भी वैसे ही किया जाता है। अमोनिया गैस के केस में क्या कि अगर अमोनिया गैस लेते हैं तो अमोनिया गैस में क्या हो रहा है कि हम उसमें हाई प्रेशर, देखो कहीं पर भी गैस को अगर लिक्विफाइड किया जा रहा है, माइंड में लेकर चलना, मैक्सिमम केसेस में तुमको यही दिखाई देगा कि जब अगर हम किसी गैस को लेंगे और गैस को हम क्या करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे, तो प्रेशर को हाई करेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या है, किसी भी गैस को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज करें। अगर कोई गैस है, गैस को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो कोई भी गैस जो होगा, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो क्या होगा, लिक्विफाइड होगा। क्लियर,
एक जनरल थ्योरी, अगर मान लो तुमको 2 एग्जाम्पल दिए, कोई तीसरा एग्जाम्पल तुमसे पूछ दे, तो तीसरा एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट होगा, इट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफेक्ट, वो भी इसी इफेक्ट के बेसिस पर ही होगा कि उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे और टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे। क्लियर? इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। यहां पर हमको दिख नहीं रहा, एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में तुमको दिख जाएगा कंप्रेसिबिलिटी करके। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि प्रेशर अप्लाई कर रहे और टेम्परेचर को रिड्यूस करे। कंप्रेसिबिलिटी जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी है वो किसमें होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? तो किसमें होना चाहिए? गैस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स ज्यादा दूर है तो पार्टिकल्स को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी नजदीक है तो उसको और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस में ज्यादा देखने को मिलेगा इन द कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैस, सॉरी लिक्विड एंड सॉलिड। उल्टा बोल दिए, चलो। कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विच इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन प्रेशर एंड हायर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है और प्रेशर को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। सेम बिल्कुल ऑपोजिट, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो प्रेशर क्या कर रहे हैं? कम करेंगे। सॉलिड से लिक्विड गैस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम करेंगे, तभी तो प्रेशर कम करेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स आपस में दूर दूर। अब देखो प्रेशर का चेंज हो क्या रहा है, तुम वापस से वही काइनेटिक एनर्जी वाला कूलिंग इफेक्ट। टेम्परेचर जैसा टेम्परेचर में वर्क कर रहा है वैसे ही चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में मैंने कल एक ही पॉइंट बताया था। अगर हम पार्टिकल्स को समझ पा रहे हैं, अगर मेरे माइंड में पार्टिकल्स आ रहा है अच्छे से समझ में, तो हम इसी तरीके, तो हम चाहे वो प्रेशर हो या टेम्परेचर हो, दोनों केस में हम बिल्कुल आसानी से समझ रहे। हो क्या रहा है पार्टिकल्स के साथ कि पार्टिकल्स जो है वो आपस में नजदीक है, बस इतना ही तो करना है। पार्टिकल्स नजदीक है, पार्टिकल्स को दूर भेज दो। दूर भेजने का 2 तरीका, या तो प्रेशर या तो टेम्परेचर। क्लियर? पार्टिकल्स को दूर भेजने का क्या है? 2 तरीका है, या तो टेम्परेचर या तो प्रेशर। अगर पार्टिकल्स नजदीक है हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पार्टिकल्स ब्रेक कर देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। सिंपल सा लॉजिक। अगर सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर क्या करे, यहां पर चूंकि प्रेशर ज्यादा है, सॉलिड के पार्टिकल्स में प्रेशर ज्यादा है, अगर प्रेशर को लो कर दे, टेम्परेचर को हाई कर दे, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। मतलब पार्टिकल्स जो होगा वो ब्रेक कर देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। बस इतना ही लॉजिक समझ में रखना है कि जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, जो भी चेंजेस हो रहा है स्टेट में वो किसकी वजह से हो रहा है? पार्टिकल्स की वजह से। कोई दूसरा चीज यहां पर नहीं है। चेंजेस जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की वजह से, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से चेंज आए या फिर प्रेशर की वजह से चेंज आए। चेंजेस का जो 2 कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर, वो दोनों का दोनों इफेक्ट किस पर शो करता है? पार्टिकल्स के ऊपर। पार्टिकल्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा मतलब स्टेट में चेंज, पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा? हाँ, अगर मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भी स्टेट में चेंज। बस सिंपल सा एकदम तरीका याद रखने का, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं एक और पॉइंट देख लेते हैं। कहते द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन extremely cold substance. It is due to the deep freeze food and to keep ice cream cold. कहता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? ये काफी ठंडा होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए करते हैं, या फिर किसी चीज को जमा कर रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। उसको समझते हैं कि इवेपोरेशन में हो क्या रहा है। हम इवेपोरेशन पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं, उसके बाद फिर बुक पर आते हैं। कल वेपोराइजेशन समझाए थे, समझ में आया था वेपोराइजेशन, है ना? वेपोराइजेशन में हम क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे, है ना? टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। एग्जैक्ट सेम बात है। हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। इवेपोरेशन देखो, एक टर्म है वेपर और एक टर्म है इवेपोरेट। इसका यूज बहुत ज्यादा है, पूरा वाइड यूज है इसका, बहुत सारा यूज देखेंगे। 3-4 यूज, अभी गर्मी का टाइम है तो हम लोगों को 3-4 यूज तो ऐसे दिख जाता है। सबसे पहले ये समझे कि इवेपोरेशन में देयर इज नो रोल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल है नो डाउट,
लेकिन यहां पर हम एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड करें, बस इतना दिमाग में लेकर चलना है। देयर इज अ रोल ऑफ टेम्परेचर इन द केस ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो, क्योंकि बिना टेम्परेचर के कुछ होगा नहीं, रेट जो इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वो टेम्परेचर पर वैरी करता है। लेकिन देयर इज नो रोल ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, मतलब यहां पर हमको एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक इवेपोराइजेशन के केस में हम क्या देख रहे थे कि हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। हाँ, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। इवेपोरेशन में यही है ना कि ये क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। यहां पर इवेपोरेशन का भी मतलब वही है कि लिक्विड से गैस में चेंज होगा, बट यहां पर हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहां पर हीट डायरेक्टली क्या होगा, नहीं जाएगा। अब ऐसा होता क्या है, अगर मान लो एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर क्या हुआ, वाटर स्प्लिट कर गया, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स गिर गया, ठीक, ये वाटर है। अब इस वाटर पार्टिकल्स के साथ, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसको समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। पीछे वाला विंडो बंद कर दो। चलो ठीक, इस वाटर पार्टिकल्स के साथ हो क्या रहा है। अब देखो ये चूंकि फ्री है एनवायरमेंट में, क्लियर, तो एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं टेम्परेचर है जो कि इस वाटर के जो पार्टिकल्स है उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, तभी तो ये लिक्विड स्टेट में है। ऐसा समझो कि अगर टेम्परेचर इससे कम होता तो ये सॉलिड के फॉर्म में होता, लिक्विड स्टेट में होने के बजाय अगर मान लो टेम्परेचर 0 से कम होता तो ये क्या होता, नहीं दिखता, लिक्विड में नहीं दिखता। जस्ट लाइक एग्जांपल कश्मीर में टेम्परेचर कहीं किसी इलाके में -15 जाता है, -15 डिग्री सेल्सियस, -14, वहां पर अगर पानी को छोड़ देंगे तो क्या होगा, बाहर निकाल कर छोड़ दे पानी को, क्या होगा, ऑटोमेटिक लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर वहां पर कम है। इस वजह से हमारे आसपास के इलाकों में, अपने प्लेनी बिहार के रीजन में देखें तो बिहार के रीजन में क्या है, अभी का टेम्परेचर नॉर्मली वाटर के टेम्परेचर से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कहीं ज्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज्यादा है 42-43 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर। अब क्या है कि हम पूरे जब हीट कर रहे होते हैं ना, वेपोराइजेशन का थोड़ा सा स्टेट देखें, उसके बाद इवेपोरेशन ऑटोमेटिक क्लियर। हम जब इसको हीट कर रहे होते हैं वेपोराइजेशन के केस में, तो पूरा पार्टिकल्स आसपास जहां तक हीट जा रहा है वहां तक के पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं हीट मिल रहा है, क्लियर। अब इस पार्टिकल्स को हीट मिल रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, ये अपना काइनेटिक एनर्जी बगल वाले को दे रहा है, बगल वाला बगल वाले को दे रहा है, बगल वाला बगल वाले को दे रहा है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी चल रहा है। ऐसे हो रहा है ना, दे क्यों रहा है, क्योंकि वो ये आपस में क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। बताए थे ना कॉलिजन किसको कहते हैं, हाँ, एक दूसरे के टकराने को। सिंपल, जितना सिंपल भाषा में हम याद रखेंगे उतना आसान है। कॉलिजन का मतलब एक दूसरे का टकराना, बता चुके। मतलब एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। टकराने में क्या हो रहा है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा होता है तब क्या है कि वो अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर रहा है, क्लियर। और इस तरीके से जब पार्टिकल से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ट्रांसफर होता है तो इन द केस, ऐसे केसेस में हम ये देखते हैं, एक सेकंड, इस केस में हम ये देखते हैं कि पार्टिकल्स जब एक दूसरे से टकरा रहे तो वो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी जब ट्रांसफर होगा तो हर पार्टिकल जो होगा वो अपने काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, दूसरे में ट्रांसफर करेगा, और फिर वो दूसरे में ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से सब में काइनेटिक एनर्जी आएगा, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा फिर वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं। लेकिन वेपर के केस में जब आते, ये था वेपर का केस। अब इवेपोरेशन के केस में आते हैं। इवेपोरेशन के केस में क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल, अगर ऊपर वाले पार्टिकल को देखें तो ये कहीं ना कहीं बाहरी एनवायरमेंट से क्या है, कांटेक्ट में है, क्लियर। बाहरी एनवायरमेंट से कांटेक्ट में, बाहर का कुछ ना कुछ हीट इसके ऊपर जा रहा है, क्लियर। जब ये हीट इसके ऊपर जा रहा है तो ये अचानक से इसके टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है, मतलब हीट डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा ना,
हीट जो भी मिल रहा है वो बाहर के टेम्परेचर से, यहां पर वेपर के केस में हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक। इवेपोरेशन के केस में हम हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो कांटेक्ट में है किसके, एनवायरमेंट के। सिंपल सा लॉजिक, वो किसके कांटेक्ट में है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी इसको क्या करेगा, मिलेगा। जब इसको थोड़ा सा हीट एनर्जी मिलेगा, इसके अंदर थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी बनेगा, ये काइनेटिक एनर्जी बगल वाले पार्टिकल को देगा, फिर बगल वाले पार्टिकल को देगा, फिर बगल वाले पार्टिकल को देगा। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, धीरे धीरे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे रिड्यूस करेगा, एक पार्टिकल के पास इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया, सॉरी इसके पास इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गया कि ये इस पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है, और ये यहां से स्केप हो गया। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक गेम की तरह हो रहा है। अगर गेम खेलते हो, पोलो गेम खेले, 8 बॉल पूल, 8 बॉल पूल में क्या होता है, जब हम किक करते हैं, जैसे ही स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करने पर क्या होता है, एक बॉल दूसरे बॉल से टकराता है, जो बॉल सबसे आगे होता है वो ज्यादा तेजी में जाता है। समझ रहा है? उस इमेजिन करो कि वो जो बॉल है वो सारा का सारा बॉल क्या है, वाटर के पार्टिकल्स है, और यहां पर से क्या हुआ, एक बॉल को क्या मिला, तुम काइनेटिक एनर्जी मिला, और वो सारे बॉल में मिला, और फिर उसके बाद फिर जो सबसे आगे का बॉल होगा उसको ज्यादा एनर्जी मिला, क्योंकि सब 3-4 बॉल टकरा है, और उसके पास क्या हुआ, अगर मान लो 3 बॉल ऐसे रखा हुआ है, और हम यहां पर से क्या हुआ, एक बॉल को किक किया, ये इसको किक किया, ये इसको किक किया, ये इसको किक किया, इसके पास जो मिलेगा वो इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मैंने कल ही बताया था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको जो काइनेटिक एनर्जी जितना मिला था, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी किसके पास आएगा, इसके पास, और इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी आया कि इसके इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये क्या हो गया, एस्केप कर गया। अभी ये क्या था, पहले सॉलिड लिक्विड के साथ था, और अभी ये क्या हो गया, गैस के साथ आ गया, मतलब गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया। समझ में इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, इवेपोरेशन क्लियर है? मतलब ऐसा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, बाहर से ही बन रहा है, बाहर के टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। और फिर उसके बाद वैसे सारे केसेस में होता है, तुमको मेल्टिंग में भी यही केस देखने को मिलेगा, फ्रीजिंग वेपोराइजेशन में भी यही केस देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर क्या है, हम एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हीट हम नहीं दे रहे हैं, ये हीट कहां से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो इवेपोरेशन समझ लो तुम्हारा 90% क्लियर, 10% थोड़ा सा और समझना है। पूरा क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं? अब देखो क्या है, अब चूंकि यहां पर हीट कहां से मिल रहा है, एनवायरमेंट से मिल रहा है। हीट हमारे एटमॉस्फेयर से ही आ रहा है ना, बाहर से तो हम हीट कर नहीं रहे। अगर एनवायरमेंट का बाहर का टेम्परेचर, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर, या यू कैन से द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर जब डिपेंड करेगा, तो मतलब ये कि इवेपोरेशन का भी रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझे, एयर इज वन ऑफ द फैक्टर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे? यहां पर से पार्टिकल्स जो है, ये वाला पार्टिकल, इसको काइनेटिक एनर्जी दिया, क्लियर। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी मिला, इसके पास इतना ही मिला कि यहीं पर अभी भी मंडरा रहा है, यहीं पर मंडरा रहा है, ठीक। अगर हवा आएगा तो हवा इसके साथ इसको क्या करेगा, उड़ा के लेके चला जाएगा। अगर हवा नहीं चलेगा तो ये यहीं पर मंडराता रहेगा, वॉन्डरिंग करता रहेगा सारा पार्टिकल्स। वो लिक्विड से तो गैस में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो एक और फैक्टर आ जाता है एयर। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा, एयर का जो स्पीड है अगर वो ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स जैसे जैसे चेंज होगा, अपने पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जैसे जैसे रिड्यूस होगा, वैसे वैसे वो तो स्केप करेगा। लेकिन जब स्केप करेगा तो स्केप करने के केस में एयर भी तो चाहिए। अगर एयर का स्पीड ज्यादा होगा तो तुरंत उड़ा कर लेकर चला जाएगा पार्टिकल्स को, अगर कम होगा तो वो नहीं, या वहीं पर बॉन्डिंग करता रहेगा अगर कम एयर होगा तो। क्लियर? तो ये दो तरीके का चीज, एक पहला ये कि एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो भी मैटर करता है, और दूसरा एटमॉस्फेयर में जो एयर का जो स्पीड है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ये दोनों क्या करता है,
इवेपोरेशन में हेल्प करता है। अब एक छोटा सा और पॉइंट समझे, एग्जाम्पल एक इसका देख लेते हैं इवेपोरेशन का अपने रियल लाइफ से, ठीक है। जैसे ठंड छोड़ देते हैं, अभी गर्मी का दिन है, हम लोग किस में पानी रखते हैं? घड़ा में पानी रखते हैं, है ना, या सुराही में पानी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्या होता है घड़ा में या सुराही में पानी रखने पर? या अपने पास अर्दन पॉट है, अर्दन पॉट समझ रहे हो ना? अर्दन का मतलब हो गया अर्थ का मतलब हो गया यहाँ पर मिट्टी, ठीक है। मतलब मिट्टी के बर्तन में अगर हम किसी सामान को रखते हैं या पानी वगैरह को रखते हैं तो वो ठंडा होता है। क्यों? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाता होगा? ऐसा नहीं है। और कुछ? तो प्लास्टिक के बोतल में भी तो रखते हैं, प्लास्टिक के बोतल में पानी क्यों नहीं ठंडा रहता है? वहां पर भी तो बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जा रहा है ना। अगर हम स्टील का बोतल है, ठीक है, फ्लास्क की बात नहीं करें, नॉर्मल बोतल की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टील का बोतल है, उसमें फ्लास्क नहीं है, तो भी उसमें भी तो टेम्परेचर बाहर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर अंदर नहीं जा रहा है, तो भी बताओ क्या होगा? अर्दन पॉट के केस में क्या हो रहा है? अगर अर्दन पॉट को देखोगे ध्यान से तो उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? रफ होता है। बिल्कुल प्लास्टिक की तरह स्मूथ है? नहीं है। क्लियर? प्लास्टिक की तरह स्मूथ नहीं है। अब जब हम पानी डालते हैं, घड़ा में पानी डालकर छोड़ दो, ठीक है, 50 दिन, पानी ऑटोमेटिक कम जाएगा घड़े का। ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या होता है ना? क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि जो अर्दन पॉट है उसका जो सरफेस है वो कैसा है? रफ। अब रफ सरफेस है, कल ही के क्लास में परसों के क्लास में डिफ्यूजन बता रहे थे। डिफ्यूजन में मैंने क्या बताया था? डिफ्यूजन में ये बताया था कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम इस लिक्विड से लिख रहे हैं और ये जो सरफेस है ये रफ है और ये लिक्विड क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, स्टिक कर रहा है। अगर 10 दिन 15 दिन छोड़ देंगे तो इसको मिटाने में ज्यादा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूज कर जाएगा, एक लिक्विड जो है वो सॉलिड के साथ डिफ्यूज कर जाएगा। अभी इसको लिखें तो ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, सॉलिड के बीच का डिफ्यूजन ले सकते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं तो चौक क्या है? सॉलिड है। ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है। चौक जो होगा वो ब्लैक बोर्ड से, चौक का जो सरफेस है ना, चौक जो है वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस के से क्या हो जाएगा? डिफ्यूज कर जाएगा और बाद में मिटाने में दिक्कत होगा। क्योंकि डिफ्यूजन हो गया, मतलब डिफ्यूजन का मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? पार्टिकल्स मूव कर रहा है। अब यहां पर भी वैसे ही है कि चूंकि अर्दन पॉट है, अर्दन पॉट क्या है? रफ सरफेस है। ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो अर्दन पॉट के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहे हैं? जाकर घुस जा रहे हैं। ठीक, अब जब घुस जाता है तो क्या होता है कि अब जब जैसे ही जाएगा तो अर्दन पॉट के बाहर का जो सरफेस होगा, अगर मान लो ये मेरा घड़ा है तो घड़े के जो बाहर का जो सरफेस होगा वो क्या होगा? उसके ऊपर वाटर पार्टिकल्स कहीं ना कहीं लगा होगा। इसीलिए घड़ा को छूकर देखो कि बाहर से तो हमेशा गीला होता है ना। घड़े को बाहर से छूकर देखोगे तो हल्का तुमको मॉइस्चर फील होगा। वो कहां से मॉइस्चर आ रहा है? एनवायरमेंट से आ रहा है? नहीं, वो मॉइस्चर कहां, वो जो मॉइस्चर है वो किसकी वजह से फील हो रहा है? ये जो अर्दन पॉट के अंदर जो वाटर रखा हुआ है वो वाटर पार्टिकल्स क्या हो रहा है? उसके सरफेस से टकरा रहा है और वो वहां से उसके पार्टिकल्स के बीच में घुस जा रहा है। अब क्या होगा? बाहर में क्या है? टेम्परेचर है। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा? क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा। ये बाहर का जो टेम्परेचर है इसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देगा और फिर ये एस्केप करेगा। फिर बाहर के जो टेम्परेचर है वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगा, एस्केप करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस जो है वहां पर क्या होगा? एयर आएगा और जो वाटर पार्टिकल्स वहां से एस्केप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो तो निकल जाएगा और जैसे ही वो जो लिक्विड है वो गैसेस में चेंज करेगा, वहां पर क्या होगा? देयर विल बी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, सॉरी लोअर इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी ठंडा रहता है। समझ में आया? अभी गर्मी का टाइम है, अभी हम लोग फैन नहीं चल रहा है, पसीना चल रहा है, फैन ऑन करेंगे, जैसे ही फैन ऑन करेंगे क्या होगा? हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, पंखा चलेगा, बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो एस्केप करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। फैन ऑन होगा, जो भी
पार्टिकल्स हैं, है ना, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो स्केप करना शुरू करेंगे। जैसे ही पार्टिकल्स स्केप करना शुरू करेगा, सारा का सारा लिक्विड जो है यानी जो पसीना है वो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और जब वो गैस में चेंज होगा तो एक इफेक्ट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो इवेपोरेशन जो है, याद रखोगे, इवेपोरेशन हमेशा क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेशन क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। यानी इवेपोरेशन के दो फैक्टर्स हैं मेनली, अगर देखा जाए तो वो दो फैक्टर कौन कौन सा है, एक टेम्परेचर और दूसरा विंड स्पीड। और अगर जब भी इवेपोरेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इसका एक और एग्जांपल देखें, जब हम गर्मी के दिनों में पेड़ पौधों के आसपास से जाते हैं तो हमको पता है प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में जो प्लांट है वो वाटर लॉस करता है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन यही प्रोसेस है जिस प्रोसेस में वाटर, जो प्लांट है वो वाटर लॉस करेगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब जब वाटर लॉस करेगा तो स्टोमाटा से, प्लांट के स्टोमाटा से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। और जब वो वाटर बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, एनवायरमेंट के आसपास इवेपोरेट होगा वाटर। और जब इवेपोरेट होगा तो वो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब भी हम बड़े पेड़ के पास से क्रॉस करते हैं या फिर पेड़ पौधों के आसपास रहते हैं तो ठंडा महसूस होता है। इसका बस यही कारण है कि वहां पर क्या हो रहा है, प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। क्लियर यहां तक। इवेपोरेशन का ये तुम्हारा डिफिनेशन, मतलब ये जो एग्जाम्पल था जो पूरा बताया, ये पूरा इवेपोरेशन क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर है। टाइम दे रहे हैं, बुक पढ़ो, जो डाउट है पूछ लोगे अभी।